बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इसके बाद वह बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और आरवी रोड रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के बीच कांग्रेस 11 अगस्त को पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रमुख संगठन प्रमुखों की बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में मतदाता सूची में हेरफेर और चुनाव धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पार्टी इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरह बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमसे करो या मरो का आह्वान किया था, उसी तरह आज हम भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए करो या मरो के मिशन पर निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार इनमें से शनिवार को मंडी जिले में 220 और निकटवर्ती कुल्लू जिले में 91 सड़कें बंद की गई। शिमला स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि सोमवार से बुधवार तक के लिए 2 से 4 जिलों में मूसलाधार बारिश के अनुमान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई स्कूलों में कल तक छुट्टी के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जोश से भरी बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 10 से 14 अगस्त तक पूरे देश में हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में दिए गए भाषणों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। देश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, युद्ध स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्राण देने वाले पुलिस वालों, युद्धवीरों और शहीदों का सम्मान भी आयोजित किया जाएगा। नागपुर के कोराड़ी देवी मंदिर परिसर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के निर्माणाधीन गेट का हिस्सा अचानक ढहने से 17 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने का काम जारी है और घटना की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मजदूर ढांचे के नीचे काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज कंपन के बाद पूरी संरचना गिर पड़ी। घटना के समय करीब 20 लोग काम पर थे, जिनमें से 17 घायल हो गए हैं। गेट का गिरना इतना तेज और अचानक था कि मजदूरों को संभलने का समय ही नहीं मिला। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में चुनाव होंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग प्रमुख ने शनिवार देर रात को इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा से 2 महीने पहले सटीक तारीख का खुलासा किया जाएगा। एक समारोह में नासिरुद्दीन के हवाले से कहा गया कि लोगों का चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा कम हो गया है, लेकिन वो और उनकी टीम इस भरोसे को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उडुपी के श्री कृष्ण मठ में भारत लक्ष्मी की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने सेवा की संस्कृति और भगवत गीता लेखन जैसे धार्मिक प्रयासों की सराहना की और इसे भक्ति व समर्पण का प्रतीक बताया। सीतारमण ने भावुक होकर कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और भगवान कृष्ण सभी को आशीर्वाद दे। बता दें कि सीतारमण मंदिर नगरी उडुपी इसलिए आई थी ताकि मठ के चारों ओर बने याली पारंपरिक शैली के विशेष ढांचे का उद्घाटन कर सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई शनिवार को देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू तथा राज्य के कानून, विधायी और न्याय मंत्री केंटो जिनी मौजूद रहे। राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी पवन कुमार सेन ने राज्यपाल की ओर से न्यायमूर्ति गवई का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्य न्यायाधीश को पारंपरिक खादा भेंट कर उनका स्वागत किया। राजभवन पहुंचने पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस की ओर से उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई रविवार को नाहरलागुन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ के लिए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। कैरिबियाई देश हाइती की सरकार ने शनिवार देर रात को घोषणा की कि वह देश के मध्य क्षेत्र में बढ़ती गिरोह हिंसा को देखते हुए 3 महीने के लिए आपातकाल लागू कर रही है।
सरकार के अनुसार यह कदम देश के पश्चिमी, आर्टिबोनाइट और मध्य हिस्सों में लागू होगा ताकि सुरक्षा की स्थिति सुधारी जा सके और खेती व खाने पीने की समस्या से निपटा जा सके। इस क्षेत्र को हाइती के धान भंडार के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र हाल के वर्षों में हमलों का शिकार रहा है। गिरोह किसानों की हत्या कर रहे हैं, जिससे किसान अपने खेत छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा गिरोह आसपास के समुदायों को भी तबाह कर रहे हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर छड़ी मुबारक की प्रतिष्ठा के साथ इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन हो गया। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में सुबह सूर्योदय के मुहूर्त पर विशेष पूजा अर्चना और हिमलिंग के दर्शन संपन्न हुए। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, आतंकी खतरे और प्रतिकूल मौसम की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही यात्रा को व्यवहारिक रूप से रोक दिया था। इस बार समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई और इस 38 दिवसीय यात्रा के दौरान करीब 4,20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हिमलिंग के दर्शन किए। अंतिम दिन करीब 150 श्रद्धालु, जिनमें अधिकांश सुरक्षा बलों के जवान थे, गुफा में पहुंचे थे। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।